सो हेलो गाइज, एजी दिस साइड। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद एजी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो पार्ट 3 है। मतलब हम लोग आज ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली को करेंगे। तो उससे पहले जो क्लास 12th का पार्ट है, तो क्लास 12th का मतलब जो पहले इंट्रोडक्शन में कुछ दिया हुआ है वो भी कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग पी ब्लॉक मतलब पार्ट 3 में जो मतलब ये वाला पार्ट है नाइट्रोजन फैमिली का, वो हम लोग कवर करेंगे, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो कंपाउंड्स आते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। तो आज हम लोग नाइट्रोजन फैमिली पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। प्लीज उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि प्लीज लाइक दिस वीडियो और शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोज और एनसीईआरटी के फुल कवरेज वाले वीडियोज मिलते रहें। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं जेईई मेंस या नीट से पहले आप लोगों को मतलब पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स और यहाँ तक कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी कवर करा दूंगा एनसीईआरटी से, क्योंकि वो सारे भी टॉपिक्स जो रहते हैं वो भी बहुत एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहते हैं। मतलब एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्या मतलब एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, तो इसीलिए हम लोग उसको भी एनसीईआरटी से अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हो तो ठीक है। ओके, लेट्स बिगिन। So in class 11 you have learned that the p block elements are placed in group 13 to 18 of the periodic table. Their valence shell electronic configuration is ns2 np1 to 6. So ये लोग तो बोल रहे हैं क्लास 11 में, लेकिन हम लोग तो कल ही पढ़े हैं इस टॉपिक को। जैसे कि हम लोग ग्रुप 13 और ग्रुप 14 तो पहले एक तो परसों पढ़े थे, उसके बाद एक कल पढ़े थे। तो आज हम लोग नाइट्रोजन फैमिली कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्ट हीलियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 रहता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक दैट ऑफ अदर्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एटॉमिक साइजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज एंड उसके बाद क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज and electronegativity, ठीक है। So the absence of d orbital in second period and presence of d or d and f orbitals in heavier elements starting from third period onwards have significant effects on properties of elements. In addition, the presence of all the three types of elements, metals, metalloids and non-metals, bring diversification in the chemistry of these elements. Having learned the chemistry of elements of group 13 and 14 of the p block of periodic table in class 11, you will learn the chemistry of the elements of the subsequent group in this unit. तो पहले हम लोग क्लास 11 मतलब कल और परसों हम लोग तो ग्रुप 13 और ग्रुप 14 देख लिए थे। अब यहाँ से हम लोग ग्रुप 15 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो ग्रुप 15 एलिमेंट्स। Group 15 includes nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. So as we go down the group, there is a shift from non-metallic to metallic character through metalloidic character. Nitrogen and phosphorus are non-metals, arsenic and antimony metalloids and bismuth is a typical metal. So यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो रहता है वो क्या रहता है, वो नॉन मेटल्स रहता है, ठीक है। आर्सेनिक और एंटीमनी जो रहता है वो रहता है मेटालॉइड्स, और बिस्मथ जो रहता है वो रहता है एक टिपिकल मेटल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट ही आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अकरेंस में आते हैं। तो अकरेंस में क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन comprises 78% by volume of the atmosphere. In the earth crust ये कैसे मिलता है, सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में, जिसे हम लोग NaNO3 कहते हैं या चिले सॉल्ट पेटर भी कहते हैं इसे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसको हम लोग इंडियन सॉल्ट पेटर भी कहते हैं, ठीक है। इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉस्फोरस occurs in minerals of the apatite family. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। तो CA9PO4 होल 6.CX2, तो इसको आपको इस फॉर्मेट में भी याद रखना है, C3 टाइम्स ऑफ CA2PO4, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, ये वाला 3 होगा, CA3PO4 होल ट्वाइस डॉट CX2। तो ये फॉर्मेट में भी ये पूछ सकता है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स कर दिया तो फिर CA9 हो गया, PO4 होल 6 हो गया, डॉट CX2 हो गया। इसको ब्रैकेट के अंदर भी डाल सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। मतलब अल्टीमेटली आपको ये वाला जो इसका जो फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंपेरिकल तो नहीं है, मतलब ठीक है, याद रखना है ठीक से। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे X जो है, X क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है और हाइड्रोक्साइड हो सकता है, मतलब OH हो सकता है। तो इसको हम लोग फ्लोरापेटाइट का एग्जांपल जैसे दिया हुआ है CA9PO4 होल 6 डॉट CaF2, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम जेईई मेंस में पूछा था वो हाइड्रोक्सापेटाइट था, तो उसमें सिर्फ OH होल ट्वाइस करना है, ठीक है। उसके बाद विच आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द फॉस्फेट रॉक्स। सो फॉस्फोरस इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैटर। इट इज प्रेजेंट इन बोन्स एज वेल एज इन लिविंग सेल्स। फॉस्फोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मिल्क एंड एग्स। तो फॉस्फोप्रोटीन्स आपको पता होता है कि इसमें रहता है, मिल्क और एग में रहता है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आर फाउंड मेनली एज सल्फाइड मिनरल्स। तो आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, बिस्मथ सल्फाइड, ये सब सारे सल्फाइड के मिनरल्स में मिलते हैं, ठीक है। सो द इंपॉर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप इज गिवन इन द टेबल। सो टेबल में दिया हुआ है, ठीक है।
सो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ का जो ये लिखा रहता है 7 से 15, ये तो आपको पता ही है, मैजिक नंबर से सिर्फ ऐड करते जाना है तो हमको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पीज एक बार देख लेते हैं। तो 1402 सबसे ज्यादा इसमें होता है, उसके बाद यहाँ पे 1012, फिर 947, फिर 834 और फिर लास्ट में 703। यहाँ पे भी आप अगर देखते हैं तो 2856, फिर 1903, फिर 1798, फिर 1594 फिर 16, ये तो बढ़ गया, ये थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1610, फिर से अगर यहाँ पे देखते हैं 4577, फिर 2910, फिर 2736, फिर 2443, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा 2466। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहेगा वो थोड़ा सा डिक्रीज करता है, तो 9 के बाद 2.1, फिर 2, फिर 1.9, 1.9, मतलब यहाँ से ये ऑलमोस्ट कंस्टेंट के फॉर्म में रहता है, यहाँ तक ये रहता है। इसके बाद एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद कोवेलेंट रेडियस जो रहता है वो बढ़ते रहता है, नीचे जाएंगे तो बढ़ते रहेगा, इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। आयनिक रेडियस में भी वही होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आयनिक रेडियस में ये सिर्फ आपको देखना है कि बी मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये E3 माइनस फॉर्म में मेजर किया गया। 212 बी मतलब ये भी E3 माइनस फॉर्म में मेजर किया गया। फिर यहाँ पे भी बी, फिर यहाँ पे सी मतलब ये E3 प्लस फॉर्म में मेजर किया गया है, ये भी E3 प्लस फॉर्म में मेजर किया गया है। ठीक है, फिर मेल्टिंग पॉइंट में भी अगर देखने को मिलता है आपको, तो मेल्टिंग पॉइंट ये 63, फिर 317, फिर 1089, फिर 904, फिर कि क्या हो गया 544, मतलब यहाँ पे सिर्फ बीच में थोड़ा सा ज्यादा आ गया फिर घट गया। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में भी आपको देखने को मिलेगा एक कंस्टेंट इंक्रीज नहीं मिलेगा, यहाँ पे लास्ट में जाकर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 1860 था, 1837 हो गया। ठीक है, और डेंसिटी में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, ये 18 ये तो बढ़ रहा है, हाँ, तो मतलब ये बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन उतना खास है नहीं, मतलब कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे जो लिखा हुआ है, द बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट इज NS2 NP3, द s ऑर्बिटल इन दिस एलिमेंट्स इज कंप्लीटली filled and p orbitals are half filled। तो यहाँ पे क्या होता है, जो s ऑर्बिटल रहता है वो कंप्लीटली फिल्ड रहता है, जो p ऑर्बिटल आपको पता है p ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने का क्षमता रहता है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने का क्षमता रहता है, लेकिन इसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और वो इंडिविजुअल ऑर्बिटल में रहते हैं, मतलब क्या क्या बोले, एक ईच बॉक्स में रहते हैं, एक एक, आप ऐसे समझ लीजिए। तो एक एक अगर बॉक्स में रहा तो इसमें क्या होगा, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी हो गया। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी के कारण, तो इसके लिए क्या हो गया, ये बहुत ज्यादा स्टेबल कॉन्फिगरेशन हो जाता है, तो इसीलिए इसका हाफ फील्ड स्टेबल जो होता है, इसके लिए क्या हो जाता है, मेकिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल। ठीक है, ये स्टेबल होता है बहुत ज्यादा, तो इसीलिए इसका आप पढ़े होंगे कि पहले जब हम लोग डिस्कस किए थे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन, सॉरी नहीं, हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका ज्यादा है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, तो किससे आप निकालना इजी पड़ेगा, आपको ऑक्सीजन से निकालना इजी पड़ेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगा, इसलिए इससे ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, ऐसे सिर्फ मतलब चीज को आप समझ के चलेंगे ना तो आपको बहुत आसान पड़ेगा इसको याद रखना, या आपको मतलब क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ के चलिए इस चीज को, आप इंटर रिलेट करते चलिए। आप पहले वाला जो चैप्टर्स पढ़े हैं और ये वाला जो चैप्टर पढ़े, इसमें इंटर रिलेशन ढूंढिए कि कहाँ कहाँ हम इसको प्रीवियस नॉलेज के साथ इसको हम लोग जोड़ सकते, कि हाँ प्रीवियस नॉलेज जो हम लोग पढ़े हैं उसको हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप, देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस। सो नाइट्रोजन से फास्फोरस तक यहाँ पे कोवेलेंट इंक्रीज रेडियस क्या हो रहा है, इन कंसिडरेबली इंक्रीज करता है। However, from arsenic to bismuth, only a small increase is covalent radius is observed. This is due to the presence of completely filled DNF or orbital heavier members में। तो ये तो हमेशा होते आ रहा है, ये अभी तक भी हो रहा है वही चीज कि DNF ऑर्बिटल जो होता है वो हाफ फील्ड कंप्लीटली फील्ड रहता है, तो इसलिए क्या हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ जाता है, लेकिन इसका शील्डिंग इफेक्ट कम होने के कारण इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। So ionization enthalpy decreases down the group due to the gradual increase in the atomic size because of the extra stable half-filled p orbitals, electronic configurations, and smaller size. The ionization enthalpy of the group 15 element is much greater than that of group 14 elements in the corresponding periods. The order of successive ionization enthalpies as expected is delta H1 आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन डेल्टा H2 एंड इज लेस देन डेल्टा H3। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो ये वाला भी वही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इज जनरली इन जनरल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप विद इन इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, हाउएवर अमंग्स द हेवियर मेंबर्स द डिफरेंस इज नॉट दैट मच प्रोनाउंस्ड, मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाता है, 2.1 2 फिर 1.9 फिर 1.9 ऐसे करके मतलब कांस्टेंट रह जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज। सी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर पॉली एटॉमिक। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब पॉली एटॉमिक मतलब ये सिर्फ एक एटम से कंपाउंड नहीं बनाता है, मतलब बहुत ज्यादा नंबर्स ऑफ एटम्स यूज करता है, बहुत ज्यादा भी नहीं, मतलब हाँ एक से ज्यादा, मतलब 2 3 ऐसे करके यूज करता है। ठीक है, उसके बाद डायनाइट्रोजन इज अ डायटोमिक गैस। तो डायनाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है, एक डायटोमिक गैस होता है। ठीक है, ये एक डायटोमिक गैस है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद वाइल ऑल अदर्स आर सॉलिड्स, तो बाकी सारे क्या है, सॉलिड्स है।
तो ये वाला इंपॉर्टेंट। डाइनाइट्रोजन मतलब N2 जो होता है वो सिर्फ गैस रहता है, बाकी सारे रहते हैं वो क्या होता है, सॉलिड्स रहता है, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो जितना नीचे जाएंगे उतना मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते रहेगा। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंटीमोनी मेटलाइट्स एंड बिस्मथ इज अ मेटल, तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। दिस ड्यू टू द डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। द बॉइलिंग पॉइंट्स इन जनरल इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो क्या होता है, जनरली क्या होता है, इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, बट द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीज अप टू बिस्मथ। सो ये वाला थोड़ा सा आपको याद रखना है कि हाँ, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो नीचे जितना जाएंगे क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज करते रहेगा, ठीक है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, पहले तो आर्सेनिक तक इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है, तो ये थोड़ा सा अजीब टाइप का है। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एलिमेंट्स शो एलोट्रोपी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है कि ग्रुप 15 में कौन एलोट्रोपी नहीं शो करता है, तो नाइट्रोजन इज द आंसर, ठीक है। सो नाइट्रोजन मैं एक बार लिख भी देता हूं ताकि आपको याद भी रहे कि नाइट्रोजन डू नॉट शो एलोट्रोपी, नाइट्रोजन डू नॉट शो एलोट्रोपी, एलोट्रोपी इन ग्रुप 15, इन ग्रुप 15, ठीक है। तो ग्रुप 15 में कौन नहीं एलोट्रोपी शो करता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन नहीं शो करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ दिस एलिमेंट्स आर -3 +3 एंड +5, ये तो हम लोग जब हम लोग पी ब्लॉक स्टार्ट किए थे 11th के पार्ट में, वहीं पे हम लोग एक टेबल देखे थे जहां पे हम लोग को दिया था कि पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस वाला का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बताइए आप लोग, यहाँ पे +5 हो जाएगा, उसके बाद इसका जो और अलग हो जाएगा वो +3 हो जाएगा, क्योंकि वहां से 2 कम होता है, 2 कम होगा तो +3 होगा। फिर -3 भी होता है, क्यों हम लोग कैसे याद रखे थे कि -3 भी होता है, हम लोग देखे थे कि NH3 कंपाउंड बनता है, तो NH3 में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का -3 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का +1 रहेगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग याद किए थे उस चीज को, ठीक है। अब द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज एंड मेटालिक कैरेक्टर, तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, मतलब जितना नीचे जाएंगे उतना मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट उतना नहीं शो करेगा। इनफैक्ट लास्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप बिस्मथ हार्डली फॉर्म्स एनी कंपाउंड इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बिस्मथ जो होता है वो कोई मतलब ऑलमोस्ट नहीं करता है, मतलब ठीक है, एक भी कर लिया या 2 भी कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिक्रीज होता है, क्यों डिक्रीज होता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है क्या करता है, वो डिक्रीज करता है, और +3 जो होता है वो इंक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो S वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन के मतलब न्यूट्रॉन क्या बोले हम, न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस के जकड़ में आ जाता है, मतलब वो अच्छा से उसको पुल करके रखता है, उसको अच्छे से अट्रैक्ट करके रखता है, तो क्या हो जाता है, S का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिलक्टेंट हो जाता है पार्टिसिपेट करने में बॉन्डिंग में, तो इसीलिए क्या हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन वहां से नहीं पार्टिसिपेट कर पाते, तो इसके कारण क्या हो जाता है, +5 वाला जो होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट गिर के +3 हो जाता है, मतलब 2 यूनिट कम हो जाता है, ठीक है। ओके, नाइट्रोजन एग्जिबिट +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब नाइट्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या 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 शो करता है, +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फॉस्फोरस ऑल्सो शोज +1 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन सम ऑक्सो एसिड, ठीक है, मतलब +1 +2 +4 ऑल्सो, इसका मतलब क्या है, मतलब ये तो +1 शो कर रहा है, +2 शो कर रहा है, +4 शो कर रहा है, +3 भी शो करता है, +5 भी शो करता है, ठीक है। तो ये जब हम लोग वो एक टेबल पढ़ेंगे, एक टेबल आएगा जहां पे हम लोग ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़ेंगे, ऑक्सो एसिड्स नहीं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी। सो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जब हम लोग देखेंगे तब यहाँ पे हम लोग इस चीज को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। फिर फॉस्फोरस जो होता है वो भी क्या करता है, +1 एंड +4 से भी शो करता है ऑक्सो एसिड्स, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इन द केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +4 टेंड टू डिस्प्रोपोर्शनेट, तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि +1 से +4 जो सारे ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या करना चाहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट होना चाहते हैं, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन होना चाहता है, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन का अगर सीधा मतलब आपको अगर सुनना होता है, ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे 3 रहा तो ये 3 एक 5 बनेगा, और एक इधर -3 मतलब लोअर वाले का, मतलब एक जो मिडिल वाला है वो मिडिल टूट के एक हायर और एक लोअर बनता है, ऐसा टाइप का, ठीक है। आपको ये चीज को याद रखना, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं HNO2, तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का निकालते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे -2, तो -2 मतलब ये आ गया कितना, x पकड़ लीजिए आप, x +1 -4, तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया +3 आ गया, ठीक है ना, +3 आ गया, तो नाइट्रोजन के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये क्या आ गया, ये आ गया +1 +x और -6, ठीक है, यहाँ से आ गया कितना, +5 आ गया, +5 आ गया इसका, और NO का क्या आ जाएगा, NO का आ जाएगा यहाँ पे -2, मतलब यहाँ पे +2 आ गया। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि एक 3 से ज्यादा 5 और एक 3 से कम +2, तो यहाँ पे ऐसे टाइप का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, मतलब एक ज्यादा और एक कम, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। एक ज्यादा मतलब एक यूनिट का बात नहीं कर रहे हम,
हम बताना चाहते हैं कि एक कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा वो मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा रहेगा, मतलब रिएक्टेंट साइड में रहेगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और दूसरा वाला जो होगा प्रोडक्ट उसमें वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली इन केस ऑफ फॉस्फोरस नियरली ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू +5 and -3 both in alkali and acids. However, +3 oxidation state in case of arsenic, antimony and bismuth becomes increasingly stable with respect to disproportionation. क्यों? क्योंकि +3 वाला जो होता है वो क्या हो जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण वो ऑक्सीडेशन स्टेट उसका मेन बन जाता है, तो इसके कारण वो और डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करना चाहता है, ठीक है। नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। क्यों इसका कोवेलेंसी 4 होता है, तो हम लोग पहले भी इससे पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है, मतलब डी ऑर्बिटल जो होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं प्रेजेंट रहता है, तो इसके कारण क्या हो जाता है, इसके कारण ये नहीं फॉर्म करता है उससे ज्यादा कोवेलेंसी, ठीक है। सो द हेवियर एलिमेंट्स हैव वेकेंट d ऑर्बिटल्स इन द आउटर मोस्ट शेल व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर बॉन्डिंग, दैट इज कोवेलेंसी, एंड हेंस एक्सपैंड देयर कोवेलेंसी एज इन pF6-। तो बाकी जो कंपाउंड है वो अपने कोवेलेंसी को एक्सपैंड कर सकते हैं। उसके बाद एनोमलीज प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप ड्यू टू द स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स। नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p-pi मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट्स हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एग्जांपल C, O, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या करता है, पीपाई मल्टीपल बॉन्ड करता है इसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, और वो अपने साथ भी करता है, नाइट्रोजन अपने साथ भी करता है, ठीक है। Heavier elements of this group do not form pi bonds as their atomic orbitals are so large and diffuse that they cannot have effective overlapping. तो ये तो हम लोग बहुत पहले से रीजन पढ़ते आ रहे हैं, 2-3 बार तो हो ही गया पढ़ना एक ही रीजन, ठीक है। जो बड़ा साइज का होता है उसका डी ऑर्बिटल बड़ा होता है, उसका डी ऑर्बिटल जो होता है वो डिफ्यूज्ड होता है, वो इसीलिए इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर पाता है, ऐसे टाइप का बहुत बार रीजन पढ़ चुके हैं। Thus nitrogen exists as diatomic molecule with a triple bond 1s and 2p orbitals between the two atoms. Consequently, its bond enthalpy 941.4 kJ per mole is very high. On the contrary, phosphorus, arsenic and antimony form single bond as phosphorus, arsenic, antimony, while bismuth forms metallic bonds in elemental state. However, the single nitrogen bond is weaker than the single phosphorus bond because of high inter-electronic repulsions of the non-bonding electrons owing to the small bond length. As a result, the catenation tendency is weaker in nitrogen. So क्या हो जाता है, as a result क्या हो जाता है, the catenation tendency जो रहता है वो weak हो जाता है in नाइट्रोजन में वो weak हो जाता है। इसके कारण क्या करता है, वो नहीं फॉर्म करता है। तो इसीलिए हम लोग को ये चीज याद रखना है कि नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है किससे, फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड से। तो ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है आपको, मतलब करेक्ट वाला स्टेटमेंट में पूछा था असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चंस में, तो इसके कारण ये वाला ऐसा होता है, ठीक है। फिर अनदर फैक्टर विच अफेक्ट्स द chemistry of nitrogen is the absence of d orbitals in the valence shell. Besides restricting its covalency to 4, nitrogen cannot form d-pi bonds as the heavier elements, example R3p double bonded O, R3p double bonded CH2 ऐसे करके। phosphorus and arsenic can form d-pi bond as well also with ट्रांजिशन मेटल्स व्हेन देयर कंपाउंड्स लाइक दिस एंड दिस आर एक्ट एज लिगेंड। तो ये ऐसे मतलब क्वेश्चंस तो ठीक है, मतलब क्या बोलना चाहता है, मेन मुद्दा अगर आपको बोलना है कि नाइट्रोजन जो होता है वो सिर्फ पी-पाई बॉन्ड बनाता है, सिर्फ, मतलब उसके अलावा ये ना पी-पाई डी-पाई ना डी-पाई बॉन्ड बना पाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो कैसे बनाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ पे और एक चीज जो लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा मतलब क्या होता है, अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाता है, ठीक है। सो फॉस्फोरस से उसका क्या हो जाता है, लो इसका स्टेबिलिटी होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज लिखे हैं, वीकर होता है, हाँ, तो ये समझ में आ गया। तो इसके कारण क्या हो जाता है, इसका जो सिंगल बॉन्ड का मतलब कैटिनेशन टेंडेंसी है वो भी बहुत कम है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म्स हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप EH3 where E is equals to nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony or bismuth. Some of the properties of these hydrides are shown in table 7.2. The hydrides show regular gradation in their properties. The stability of hydride decreases from NH3 to BiH3 which can be observed from their bond dissociation enthalpy. Consequently, the reducing character of the hydride increases. तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या की चीज हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है, फर्स्ट बात यह ध्यान रखना है वो है कि द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड। तो फर्स्ट जो हम लोग को देखना है वो है स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड। तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड क्या होता है, डिक्रीज फ्रॉम NH3 टू BiH3, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल। अगर हम एक एक करके यहाँ पे लिख देते तो आपके लिए बहुत फायदा हो जाएगा, ये आप भी अपने किताब के साइड में लिख लीजिए। स्टेबिलिटी का अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, NH3 सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद PH3, फिर उसके बाद ASH3, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन साइन नहीं देना, मैं भूल गया, ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं ग्रेटर देन साइन। फिर यहाँ पे ASH3 आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगा, SBH3 आ जाएगा, SBH3 आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद BiH3 बन जाएगा। तो ये सारा हो गया स्टेबिलिटी। अब इसके बाद जो हम लोग को देखना है वो क्या देखना है कि यहाँ पे बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी भी ज्यादा होगा, क्योंकि उसको बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है। कंसिक्वेंटली अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर अगर आपको पूछता है तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर,
तो रिड्यूसिंग नेचर किसका ज्यादा होगा? तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा ओनली माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट वाइल BiH3 द स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, NH3 लेस देन PH3 लेस देन ASH3 इज लेस देन SbH3 इज लेस देन BiH3, मतलब BiH3 क्या हो जाएगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और NH3 जो हो जाएगा सबसे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। उसके बाद जो बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो क्या है, वो है आपका एसिडिक बेसिसिटी। तो बेसिसिटी तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैं लिख के कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा बेसिक क्योंकि NH3 होता है। क्यों? इसका इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपको समझा देता हूँ कि नाइट्रोजन का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, और नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, क्योंकि उसका साइज कम होता है और उसका जो लोन पेयर है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, मतलब एक्टिव इन द सेंस उसका जो साइज है उसके कंपेयर में अच्छा होता है। इस कारण क्या हो जाता है, उसका बेसिसिटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, PH3 से कम, मतलब PH3 से भी ज्यादा होता है, फिर ASH3 भी ज्यादा होता है, तो ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद जो लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट में आपको एक ग्राफ याद रखना है। आप कैसे इसको याद रख सकते हैं, उसका ट्रिक है ये ग्राफ। तो आप ऐसे करके मेल्टिंग पॉइंट को ऐसे ग्राफ से याद रखिए, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करके बनाइए, इस ग्राफ को ऐसे करके बनाइए। मतलब अगर हम एक्स और वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं तो इधर अगर हम मेल्टिंग पॉइंट को लिखते हैं और इधर अगर हम एटॉमिक नंबर Z को लिखते हैं, तो आप ऐसे याद रखिए कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, NH3 का होगा सबसे ज्यादा, फिर सबसे कम होगा PH3 का, फिर उसके बाद किसका होगा, उसके बाद होगा ASH3 का, और फाइनली हो जाएगा SbH3 का, ठीक है। थोड़ा सा और उठा सकते हैं आप ऐसे करके SbH3। तो ये हो गया आपका क्या, ट्रेंड। ऐसे करके आप ट्रेंड याद रखिए। और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको भी आप याद रख सकते हैं। कैसे आप याद रख सकते हैं, उसको भी ऐसे याद रख सकते हैं आप। अगर बॉइलिंग पॉइंट को आपको याद रखना है तो ऐसे करके याद रखिए। तो ये वाला जो ग्राफ है ये वाला आपको याद दिलाएगा इसके बारे में। तो ये जो है ये हो जाएगा NH3, फिर से नीचे क्या हो जाएगा PH3, फिर इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 210, मतलब ये हो गया ASH3, फिर इसके बाद 254 मतलब ऊपर चला गया NH3 से, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इस साइड टिक को बढ़ा किया है, ठीक है। उसके बाद HbH3 हो गया, और इसके बाद ये BiH3 उससे भी बड़ा है BiH3। तो आपको ऐसे टिक के फॉर्म में याद रखना है, एक तो टिक ऐसे होगा और एक टिक ऐसे होगा, मेल्टिंग पॉइंट का टिक ऐसे होगा और बॉइलिंग पॉइंट का टिक ऐसे होगा, ठीक है। ये आ गया याद, ओके। अब HEH बॉन्ड एंगल जो होगा तो वो आपको याद है होना ही चाहिए, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके होंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको पता होगा कि जो नाइट्रोजन का सॉरी जो मतलब बॉन्ड एंगल होगा, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो होता है वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज्यादा होता है। लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो लोन पेयर रिपल्शन, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर किस में सबसे ज्यादा रिपल्शन करेगा, वो रिपल्शन करेगा इसमें सबसे ज्यादा। तो इसमें क्या हो जाएगा 107.8 डिग्री, उसके बाद क्या हो गया 193.6, 91.8 या 91.3। तो मतलब ये जो ऑर्डर हो गया इसमें आप बॉन्ड एंगल का जो मतलब ये भी निकाल सकते हैं आइडिया करके, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब उसके बाद जो डेल्टा एच फॉर्मेशन, ये तो स्टेबिलिटी के ऊपर है, तो स्टेबिलिटी मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, NH3। इसीलिए देखिए इसमें आपको एक्सोथर्मिक मिल रहा है इसमें, ठीक है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है, इतना ज्यादा स्टेबल बन रहा है। उसके बाद तो ये देख सकते हैं आप। फिर डिसोसिएशन एनर्जी किसको बॉन्ड ब्रेक करने में सबसे ज्यादा होगा, जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसको बॉन्ड डिसोसिएट में सबसे ज्यादा एनर्जी लेगा, तो ये सबसे ज्यादा। उसके बाद ये इसके, ठीक है, समझ आ गया। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, सो ऑल these elements form two types of oxides, E2O3 and E2O5. The oxides in the higher oxidation states of the elements is more acidic than that of the lower oxidation state. Their acidic character decreases down the group. The oxides of the type E2O3 of nitrogen and phosphorus are purely acidic. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो जितना हम लोग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाता है, इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, आपको थोड़ा सा याद रखना है अच्छे से, ठीक है। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो मैंने पहले भी बताया कि वो ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो लिखा है कि एंटीमनी और आर्सेनिक का जो है वो होता है एम्फोटेरिक हो जाता है, और बिस्मथ का हो जाता है प्रीडोमिनेटली बेसिक, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हम लोग को। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, ठीक है। सो दीज एलिमेंट्स रिएक्ट्स टू फॉर्म टू सीरीज ऑफ हैलाइड्स, एक होता है EX3 और एक होता है EX5। सो नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल। पेंटाहैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राईहैलाइड्स। तो पेंटाहैलाइड जो होता है वो क्या हो जाता है, ज्यादा कोवेलेंट होता है नेचर में, किससे, ट्राईहैलाइड से। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड ड्यू to non-availability of the d orbital in its valence shell. Pentahalides are more covalent than trihalides. All the trihalides of these elements except those of nitrogen are stable. So all the trihalides, सारे trihalides क्या होता है, element of these elements except those of nitrogen are stable. In case of nitrogen only NF3 is known to be stable. ये बहुत important है। सो ट्राईहैलाइड्स में नाइट्रोजन के कोई भी ट्राईहैलाइड स्टेबल नहीं होता एक्सेप्ट NF3। तो NF3 जो होता है वो ही सिर्फ एक होता है जो स्टेबल होता है, ठीक है। सो ट्राईहैलाइड्स एक्सेप्ट BiF3 आर प्रीडोमिनेटली कोवेलेंट इन नेचर। तो BiF3 जो होता है वो कोवेलेंट नहीं होता, वो आयनिक नेचर के होते हैं। बाकी जो भी होता है बाकी सारे कोवेलेंट नेचर के होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। सो ऑल दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म देयर बाइनरी कंपाउंड्स एग्जिबिटिंग -3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स सच एज CA3N2 कैल्शियम नाइट्राइड, CA3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड,
Na3AS2 सोडियम आर्सेनाइड, Zn3Sb2 जिंक एंटीमोनाइड, ये सारे कुछ, Mg3Bi2 मैग्नीशियम बिस्मुथाइड, ये सारे कुछ क्या हो गया आपका मेटल्स के साथ रिएक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। सो दो नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। तो जो नाइट्रोजन होता है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो फॉर्म करता है, बट ये जो होते हैं वो पेंटाहेलाइड नहीं बनाते। क्या, क्यों नहीं बनाते? इसका रीजन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इसके पास d ऑर्बिटल्स नहीं है, तो इसके कारण क्या होता है, इसका कोवैलेंसी जो होता है वो बियॉन्ड 4 नहीं बढ़ पाता है। तो बियॉन्ड 4 अगर नहीं बढ़ पाता तो क्या हो जाता है, इसीलिए वो पेंटाहेलाइड नहीं बनाते। तो और उससे भी एक बड़ा रीजन जो होता है कि पेंटाहेलाइड अगर हैलोजन का जो स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, फ्लोरीन को छोड़ के बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो आप बोलेंगे कि NF5 क्यों नहीं बनता? तो NF5 इसी रीजन के साथ नहीं बनते क्योंकि उसका भी जो हो जाता है साइज थोड़ा सा उसके पास भी इफेक्ट करता है, और कोवैलेंसी तो एक्सपेंड नहीं कर पाता क्योंकि d ऑर्बिटल है नहीं, तो इसके कारण ये हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद pH3 जो होता है उसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है NH3 से। वाई? सो NH3 pH3 क्योंकि NH3 में बहुत आसान सा रीजन है, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। एक जगह में आप इसको हटा सकते हो बस, हाँ, नाइट्रोजन का क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, आपको देखने को मिल जाएगा, हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एक ही रीजन हो सकता है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी कुछ भी आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब वाई आर पेंटाहेलाइड्स मोर कोवैलेंट देन ट्राइहेलाइड्स? वही पोलराइजेशन पावर के कारण, ठीक है। पेंटाहेलाइड्स में क्या हो जाएगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, मतलब जो कैटायन का हो जाएगा उसका पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसमें हैलोजन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कोवैलेंट नेचर का हो जाएगा, मतलब उसमें जो बॉन्ड होगा पोलर हो जाएगा, तो कोवैलेंट नेचर का बन जाएगा। फिर BiH3 इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों होता है BiH3? क्योंकि इसमें जो स्टेबिलिटी होता है बहुत कम होता है। अगर स्टेबिलिटी कम होगा तो हाइड्रोजन को इजीली लूज करेगा, तो हाइड्रोजन को इजीली अगर लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं डाइनाइट्रोजन प्रिपरेशन। So dinitrogen is produced commercially by the liquefaction and fractional distillation of air। तो commercially कैसे बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। commercially बनता है liquefaction और fractional distillation करके, हवा का, एयर का अगर fractional distillation करेंगे, क्यों? क्योंकि एयर में जो रहता है वो यहाँ पे 78% तक हम लोग को बाय वॉल्यूम मिल जाता है, क्या, नाइट्रोजन इन एटमोस्फेयर, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, हम लोग को ये बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक, नाइस। लिक्विड डाइनाइट्रोजन डिस्टिल्स आउट फर्स्ट लीविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कम होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट से जब आगे उड़ जाएगा तो ये स्टीम वोलाटाइल हो जाएगा, तो स्टीम उड़ जाएगा और स्टीम डिस्टिल आउट भी हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं, मतलब उसको कूल करके उसको लिक्विड फॉर्म में हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, इन द लेबोरेटरी डाइनाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो लेबोरेटरी में कैसे बनेगा, लैब मेथड क्या है, लैब मेथड है इसमें NH4Cl अगर हम लोग लेंगे NaNO2 के साथ, तो यहाँ पे N2 बनेगा 2H2 और NaCl, ठीक है। इसके बाद जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ NO एंड HNO3 भी मिलता है यहाँ पे, N2 के साथ NO और HNO3 भी स्मॉल अमाउंट में मिलता है। तो दिस इंप्योरिटीज कैन बी रिमूव बाय पासिंग द गैस। ये जो गैस इसको कैसे पास कराएंगे हम लोग, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर पास करा दिए तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में, कंटेनिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट, सो इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्प। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रेजेंस में अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पास कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, उसके इंप्योरिटीज हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से ये कैसे बनाया जा सकता है, अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हम लोग हीट करेंगे, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट करेंगे तो N2 मिलेगा, 4H2 और Cr2O3। तो ये एग्जांपल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार जेईई एडवांस में भी पूछ चुका है और मेंस में तो पूछ चुका है ये पहली बार भी, बहुत पहले भी पूछा है ये, ठीक है। उसके बाद जो है वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है। सोडियम और बेरियम एजाइड से क्या मिलता है हम लोग को, प्योर नाइट्रोजन मिलता है। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि प्योर नाइट्रोजन कैसे, अगर बोलेगा तो प्योर नाइट्रोजन कैसे बनता है, तो बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड से बनेगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर्टीज में। सो डाइनाइट्रोजन जो होता है वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, नॉन टॉक्सिक होता है। बहुत ही मतलब आसान चीज है रिमेंबर करना। कैसे, आप सोचिए जस्ट अगर आपके पास हवा में अगर कलर देखने को मिलता तो थोड़ा सा अजीब नहीं लगता? तो हवा तो हम लोग का कुछ कलर नहीं दिखाता, मतलब ये कलरलेस होता है गैस, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कॉम्पोजिशन जो होता है हवा में वो तो नाइट्रोजन का होता है, डाइनाइट्रोजन का मतलब N2 का, ठीक है। उसके बाद ऑर्डरलेस, तो टेस्ट भी नहीं मिलता है हवा में, कोई टेस्ट थोड़ी ना मिलता, मतलब टेस्ट इन द सेंस टेस्ट तो नहीं मिलता है, ऑर्डर मतलब कोई खुशबू भी नहीं मिलता है। और उसके बाद नॉन टॉक्सिक होता है, मतलब अगर सांस लेने में हम लोग को दिक्कत आता है, मतलब अगर हम लोग सांस लेते और मर जाते तो फिर कैसे जिंदगी मतलब जिया जाता, तो इसलिए क्या हो जाता, नॉन टॉक्सिक गैस तो है नहीं, ये तो बहुत ही ऑब्वियस चीज है ना। तो ये चीज तो हो गई। इसके बाद नाइट्रोजन एटम हैज 2 स्टेबल आइसोटोप, इसका जो होता है 2 स्टेबल आइसोटोप होता है 14N, एक होता है 15N, ठीक है। सो इट हैज अ वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मतलब वाटर में जो होता है इसका सॉल्युबिलिटी बहुत कम होता है, ठीक है। तो 23.2 सेंटीमीटर क्यूब से मिलता है, तो सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर सेम चीज है। तो आप 23.2 मिलीलीटर सोच सकते हो कि 1000 मिलीलीटर वाटर में सिर्फ 23.2 मिलीलीटर घुलेगा,
ओ माय गुडनेस, ठीक है। उसके बाद लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। उसके बाद डाइनाइट्रोजन इज रैदर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन का जो बॉन्ड एंथैल्पी होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसके कारण क्या हो जाता है, ये इनर्ट हो जाता है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। सो रिएक्टिविटी हाउएवर इंक्रीजेस रैपिडली विद राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगा। सो एट हायर टेम्परेचर डायरेक्टली कॉम्बाइंस विद सम मेटल्स टू फॉर्म प्रीडोमिनेटली आयनिक नाइट्राइड्स। तो आयनिक नाइट्राइड्स बनाता है एंड विद नॉन मेटल्स कोवेलेंट नाइट्राइड। मतलब कोवेलेंट नाइट्राइड किसके साथ बनाते हैं, नॉन मेटल के साथ, ठीक है। तो टिपिकल रिएक्शंस आर गिवन। सो 6Li + N2 हीट करेंगे तो Li3n बनेगा 2 टाइम्स। Mg 3Mg + N2 करेंगे, हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Mg3N2 बनेगा, ठीक है, नाइस। इसके बाद जो दिया हुआ है, इट कंबाइंस विद हाइड्रोजन एट अबाउट 773 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू फॉर्म अमोनिया। सो N2 + 3H2, यहाँ पर अगर 773 केल्विन दे देते हैं हम लोग तो ये हो गया क्या, 2NH3। तो ये हो गया हम लोग का हेबर्स प्रोसेस। तो हेबर्स प्रोसेस फिर से हम लोग एक बार देख लिए, ठीक है, हेबर्स प्रोसेस। अब यहाँ पे डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन जो रहता है वो होता है -46.1 किलोजूल पर मोल। सो डाइनाइट्रोजन कंबाइंस विद डाइऑक्सीजन ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर एट अबाउट 2000 केल्विन। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, NO बनाता है, 2NO बनाता है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इसका यूजेस भी देख लेते हैं। तो मेन यूज ऑफ नाइट्रोजन इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया एंड अदर इंडस्ट्रियल केमिकल्स। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाने में, जैसे कि कैल्शियम साइनामाइड। तो ये एक क्वेश्चन एक बार आया था, बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है इसमें, कि अगर N2 का यूज करते हैं तो क्या बनाते हैं, कैल्शियम साइनामाइड बना सकते हैं हम लोग। इट ऑल्सो यूज फाइंड इट्स यूज इन द इनर्ट एटमोस्फेयर इज रिक्वायर्ड। सो एग्जाम्पल इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इनर्ट डाइल्यूएंट फॉर रिएक्टिव केमिकल्स। फिर उसके बाद लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल्स। तो लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है बहुत कम टेम्परेचर, बहुत लेस टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है, तो ये सारी चीज को जमाने के काम में आता है। आइसक्रीम इंडस्ट्री में भी काम में आता है, क्रायो सर्जरी में भी काम में आता है, ठीक है। उसके बाद राइट द रिएक्शन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम अजाइड। तो ये भी बहुत आसान है, 2NN3 गिव्स 2Na + 3N2। उसके बाद लिखा है वाई इज N2 लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि इसका जो बॉन्ड एंथैल्पी होता है ना, N का ये जो बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसको ब्रेक करना आसान नहीं है, ठीक है। उसके बाद अमोनिया। सो प्रिपरेशन अमोनिया इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज इन एयर एंड सॉइल। इट इज फॉर्म बाय डिके ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर एग्जांपल यूरिया। तो यूरिया का डिकम्पोजिशन करेंगे अगर हम लोग, सो NH2CONH2 जो है, इसको अगर हम लोग वाटर के प्रेजेंस में डिकम्पोज करते हैं तो क्या मिल जाता है, NH4 CO3, ठीक है, NH4 CO3। अब इसके बाद क्या बनेगा, यहाँ से 2NH3, फिर वाटर और CO2 बनता है, ठीक है। तो अमोनिया बनेगा, उसके साथ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और इसके साथ वाटर बनेगा, ठीक है। सो ऑन अ स्मॉल स्केल अमोनिया इज ऑब्टेन फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स व्हिच डिकम्पोजेज व्हेन ट्रीटेड विद कॉस्टिक सोडा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो ऑन स्मॉल स्केल क्या होता है, अमोनिया जो होता है इज ऑब्टेन फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट से बनता है, विच डिकम्पोज ऑन व्हेन ट्रीटेड विद कॉस्टिक सोडा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब NH4Cl 2NH4Cl + COH whole twice gives 2NH3 + 2H2O + CaCl2. So NH4 + 2NaOH gives 2NH3 + 2H2O + Na2SO4। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो NH4Cl अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो यहाँ पे बनता है अमोनिया बनता है, उसके साथ वाटर और कैल्शियम क्लोराइड बनता है। और अगर अमोनियम सल्फेट, अगर हम लोग को कॉस्टिक सोडा, मतलब आई वांट टू से दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे अमोनिया बनता है, वाटर बनता है और सोडियम सल्फेट बनता है, ठीक है। नाउ ऑन अ लार्ज स्केल क्या होता है, अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हेबर्स प्रोसेस। तो लार्ज स्केल में क्या हो जाएगा, अमोनिया जो होगा वो हेबर्स प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तो यहाँ पे डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, -46.1 किलोजूल पर मोल, ठीक है। So in accordance with Le-Chatelier's principle, high pressure would favor the formation of ammonia. The optimum conditions for the production of ammonia are a pressure of 200 × 10⁵ pascals, about 200 atm, a temperature of 700 Kelvin, and the use of catalysts such as iron oxide with small amount of K2O and Al2O3. तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, K2O मतलब पोटेशियम ऑक्साइड, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, Al2O3 भी यूज करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो इसको 700 केल्विन मतलब अप्रोक्सीमेटली जो होता है तो 773 केल्विन होता है, और यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो 200 × 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है, मतलब 200 atm बोल सकते हैं आप लोग, ओके। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि द फ्लो चार्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया जो लिखा है वो मोलिब्डेनम प्रोमोटर के साथ यूज करते थे। तो अर्लियर जो होता था क्या यूज करते थे, आयरन एज यूज्ड एज कैटलिस्ट विद मोलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, N2 और H2 घुस रहा है, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज। सो अमोनिया जो रहता है वो कलरलेस गैस रहता है विद पंजेंट ऑर्डर। तो अमोनिया का जो रहता है वो कलरलेस रहता है, मतलब उसको कोई कलर नहीं रहता, लेकिन इसका जो स्मेल है थोड़ा सा पंजेंट रहता है। पंजेंट आपको समझ में आएगा, अगर आप कभी भी पब्लिक टॉयलेट में गए होंगे तो आपको पंजेंट
ऑर्डर का फील तो आया ही होगा, ठीक है। सो इट्स फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर 198.4 and 239.7 Kelvin respectively. So in the solid and liquid states, it is associated through hydrogen bonds and is in the case of water, and that accounts for its higher melting and boiling points than expected on the basis of its molecular mass. The ammonia molecules is a trigonal pyramidal with the nitrogen atom at the apex. तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसमें क्या हो जाता है, नाइट्रोजन जो रहता है वो एपेक्स पोजीशन में रहता है। एपेक्स मतलब एकदम टॉप पोजीशन में रहता है, ठीक है। इसके बाद इट हैज 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज शोन इन द स्ट्रक्चर। अमोनिया गैस जो रहता है वो हाईली सोल्यूबल रहता है वाटर में, इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। अब इट्स एक्वस सोल्यूशन इज वीकली बेसिक, तो इसका जो एक्वस सोल्यूशन रहेगा वो वीकली बेसिक रहता है, क्योंकि OH माइनस आयन फॉर्म होता है। तो NH3 प्लस वाटर गिव्स NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। सो इट फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट्स विद द एसिड्स एग्जांपल NH4Cl, NH4 होल टू SO4 etc. As a weak base, it precipitates the hydroxides, hydrated oxides in case of some metals, of many metals from their salt solution. For example, ZnSO4 plus 2NH4OH gives ZnOH whole twice plus NH4 whole to SO4. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन हो गया कि एमोनियम सॉल्ट जो होता है क्या होगा, NH4Cl या NH4 whole to SO4 वो क्या करता है, वो प्रेसिपिटेट करता है वीक बेस, इट प्रेसिपिटेट्स द हाइड्रोक्साइड, जैसे हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स इन केस ऑफ सम मेटल्स, ऑफ मेनी मेटल्स फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद जो लिखा हुआ है FeCl3 एक्वस फॉर्म में, इसके साथ अगर हम लोग NH4OH को अगर ऐड करते हैं एक्वस फॉर्म में तो क्या बनता है, Fe2O3.XH2O, ये सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है और उसके साथ NH4Cl जो रहेगा वो एक्वस फॉर्म में रह जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ब्राउन प्रेसिपिटेट मतलब मिलता है हम लोग को। तो इसका जो स्ट्रक्चर है आपको याद, मतलब स्ट्रक्चर नहीं इन द सेंस फॉर्मूला जो याद रखना है, Fe2O3.XH2O, द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम ऑफ द अमोनिया मॉलिक्यूल मेक्स इट्स अ लुईस बेस, इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म्स क्या हो जाएगा, लिंकेज विद मेटल आयंस, एंड द फॉर्मेशन ऑफ सच कम्प्लेक्स compounds finds application in detection of metal ions such as copper 2+ and Ag+. तो copper 2+ प्लस अगर 4 अमोनिया 4 NH3 करेंगे तो copper NH3 होल 4 2+, ये डीप ब्लू कलर सोल्यूशन बनाएगा। फिर Ag+Cl- के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो AgCl बनता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। फिर AgCl+2 NH3 अगर रिएक्शन कराएंगे तो AgNH3 होल ट्वाइस Cl बनेगा, कलरलेस कंपाउंड, ठीक है, कलरलेस बनेगा। मतलब पहली बात तो कॉपर 2+ जो रहता है वो तो पहले ब्लू रहता है, लेकिन जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो डीप ब्लू बन जाता है। फिर Ag+ तो पहले व्हाइट कलर का AgCl रहता है, फिर AgCl को हम लोग फिर से करेंगे तो अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिर से कलरलेस बन जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्शन के काम में आता है, ठीक है, डिटेक्शन के काम में आता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं यूजेस। तो यूजेस में क्या लिखा हुआ है कि अमोनिया इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट एंड अमोनियम सल्फेट, एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बीइंग द नाइट्रिक एसिड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाता है क्या हो जाता है, नाइट्रिक एसिड। सो लिक्विड अमोनिया इज ऑल्सो यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, ठीक है, लिक्विड अमोनिया जो होता है वो क्या हो जाता है, रेफ्रिजरेंट है, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल 7.4, व्हाई डज NH3 एक्ट एज अ Lewis base? So nitrogen atom in NH3 has one lone pair of electrons which is available for donation, therefore it act as a Lewis base, ठीक है। उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। तो हम लोग ऑप्टिमम कंडीशंस अगर यूज करते हैं तो वहाँ पे यील्ड जो होता है वो मैक्सिमम कंडीशन में आता है। तो और हम लोग इसमें कैटलिस्ट भी यूज करते हैं, प्रोमोटर भी यूज करते हैं, तो ऐसे करके हम लोग इसको यील्ड बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद सोल्यूशन ऑफ कॉपर 2+? सो कॉपर 2+ के साथ अगर रिएक्ट करता है तो ये यहाँ पे डीप ब्लू बनाता है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो अमोनिया रिएक्शन करेगा तो CuNH3 होल 4 2+ बनेगा, डीप ब्लू कलर का एक सोल्यूशन बनाता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाइट्रोजन forms a number of oxides in different oxidation states. The names, formulas and preparation of physical appearance of these oxides are given in table 7.3. So ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सा ये टेबल हो जाता है। तो पहली बात तो यहाँ पे डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, N2O होता है। इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है वो क्या होता है, +1। सो NH4NO3 ये हीट कर देंगे तो N2O बनेगा और 2H2O बनेगा, ठीक है। इसका जो प्रिपरेशन रिएक्शन आपको याद रखना है, NH4NO3 का अगर हीट करते हैं, मतलब अमोनियम नाइट्रेट को अगर हीट करते हैं तो क्या मिलता है हम लोग का, N2O मिल जाता है, ठीक है। ये कलरलेस रहता है और ये न्यूट्रल रहता है, ठीक है, न्यूट्रल सिर्फ ये दो रहेगा और ये कलरलेस भी रहता है। उसके बाद नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मतलब NO सिर्फ, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये होता है। ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप निकाल ही पाएंगे आसानी से। यहाँ पे जो प्रिपरेशन रिएक्शन है वो आपको याद रखना है। तो 2NaNO2 सोडियम नाइट्रेट, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको NaNO2 सोडियम नाइट्राइड, इसको हम लोग FeSO4 उसके साथ H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो Fe2SO4 होल थ्राइस और NaHSO4 बनेगा, उसके साथ वाटर और 2NO रिएक्शन मिलेगा। सो कलरलेस गैस मिलता है यहाँ पे, न्यूट्रल सोल्यूशन, ठीक है, न्यूट्रल होता है। उसके बाद डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जो होता है मतलब N2O3, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है, 2NO + N2O4, ये 250 केल्विन के प्रेजेंस में 2N2O3 बनेगा, ब्लू कलर सॉलिड होता है और एसिडिक नेचर का होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो NO2 होता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग को मिलता है NO2, तो ये PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3
673 होल्ट वाइज। इसके बाद यहाँ से अगर हम लोग 673 केल्विन करेंगे तो 4NO2 प्लस 2 PbO प्लस O2 बन जाएगा। ठीक है, ये ब्राउन कलर का गैस होगा और ये एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। सो N2O4 जो बनेगा डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो 2NO2 कूल और हीट में होगा तो N2O4 बनेगा, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। कूल अगर करेंगे तो N2O4 बनेगा। मतलब ये तो आपको समझ में आ रहा है कि N2O4 जो होगा वो NO2 का क्या हो जाएगा, डायमर फॉर्म हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कूल अगर टेम्परेचर को घटा देंगे तो डायमराइजेशन आसानी से होगा। और N2O4 से NO2 कैसे बनता है अगर हीट करेंगे तो ये कलरलेस सॉलिड होता है और ये जो लिक्विड एक होता है, लिक्विड भी हो सकता है और एसिडिक फॉर्म रहता है इसका। ठीक है, फिर डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5 प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट 4HNO3 प्लस P4O10। यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से 4 टाइम्स HPO3, तो P4O10 वाला कंपाउंड यहाँ पे यूज होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है 4HPO3 हो जाता है और N2O5 बनता है, कलरलेस सॉलिड और ये भी एसिडिक नेचर का होता है। तो ये जो टेबल है इसको आपको अच्छे से लर्न करना है, एकदम अच्छे से लर्न करना है। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लिविस डॉट मेन स्ट्रक्चर्स ऑफ मेन रेजोनेंस एंड बॉन्ड पैरामीटर्स ऑफ ऑक्साइड्स आर गिवन। तो ये भी आपको एक बार देखना है कि किसमें डबल बॉन्ड किसमें ट्रिपल बॉन्ड रहता है। ठीक है, तो मैं ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं ना, इसको सिर्फ आपको रीड करना है एक बार अच्छे से। ओके, इसके बाद लिखा हुआ है व्हाई डज NO2 डाइमराइज। सो NO2 कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो NO2 में क्या रहता है, ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिसका कारण क्या होता है, वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन NO2 का जो एक इलेक्ट्रॉन मतलब और इसका देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट बिहेव्स एज अ टिपिकल ऑड मॉलिक्यूल ऑन डाइमराइजेशन इट इज कन्वर्टेड टू स्टेबल N2O4 मॉलिक्यूल इवन विथ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हो गया। अब व्हाट इज द कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा होमवर्क रहेगा, ये आपके लिए बहुत एक अच्छा होमवर्क रहेगा। आप इसको अच्छे से फाइंड आउट कीजिए। इसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ से, ये बहुत एक मतलब अच्छा क्वेश्चन है जो मतलब क्वेश्चन में पूछ सकता है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है N2O5 का कोवैलेंस निकालना। तो ये आप देखिए, मैं इसका जो आंसर है अगर आप तो पूछते हैं या कमेंट सेक्शन में अगर आप आंसर देते हैं तो मैं उसका आंसर कमेंट पिन कर दूंगा जो सही आंसर रहेगा, और उसका मैं एक हार्ट भी साइन दूंगा, तो क्योंकि वो एक अच्छा आंसर होगा कि ये निकालना। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए इसको गूगल ना करने का। तो एक पहले इसको मतलब पहले ढूंढिए, फिर अगर आपको लगा कि हाँ मैं तो ये सही कर रहा हूँ या सही हुआ है मेरा आंसर, तो आप गूगल में टैली कर सकते हैं। नहीं तो आप मतलब ये लिख सकते कि मेरा ये आंसर गलत था। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, गलती स्वीकार करेंगे तो बस बहुत अच्छा बात है, उसमें से आप सीख पाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड। सो नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्सो एसिड सच एज H2N2O2, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोनाइट्रस एसिड। HNO2 होगा तो क्या होगा, नाइट्रस एसिड, एंड HNO3 होगा क्या, नाइट्रिक एसिड। अब अमॉन्ग्स देम HNO3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो HNO3 जो हो जाएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो प्रिपरेशन देखते हैं पहली बात तो। इन द लैबोरेटरी नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग KNO3 एंड NaNO3, मतलब इंडियन सॉल्ट पेटर या तो चिले सॉल्ट पेटर को हीट करके निकालते हैं हम लोग H2SO4 के प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में इसको ग्लास रिटॉर्ट के साथ हीट करते हैं। सो NaNO3 और H2SO4 के रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे NHSO4 और HNO3 बनता है। ठीक है, सो ऑन लार्ज स्केल अगर बनाना तो क्या प्रोसेस यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑसवाल्ड्स प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, सो ऑसवाल्ड प्रोसेस का जो स्टेप बाय स्टेप है वो पहले देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है 4NH3 प्लस 5O2, यहाँ पे प्लैटिनम या रोडियम गॉज कैटलिस्ट यूज करते हैं हम लोग 500 केल्विन और 9 बार प्रेशर में। तो यहाँ पे 4NO बनता है और 6H2O बनता है। फिर यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड जो बनता है 10 फॉर्म कंबाइंस विद ऑक्सीजन गिविंग NO2, तो ये सेकंड स्टेप है। यहाँ पे क्या होता है, NO जो बनता है वो क्या हो जाएगा, इस स्टेप में जो NO बना उसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ, एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं, मतलब रिएक्ट कराते हैं और कंबाइन कराते हैं, तो NO2 बनता है। फिर यहाँ से NO2 अगर बनते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सो फॉर्म डिसॉल्व्स इन वाटर। अब ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HNO3 बनाएगा और NO बनाएगा। सो NO thus formed is recycled and the aqueous HNO3 can be concentrated by distillation up to 68% by mass. Further concentration to 98% can be achieved by dehydration with concentrated H2SO4। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं तो इट इज अ कलरलेस लिक्विड हो गया। सो कलरलेस लिक्विड मतलब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है 231.4 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट अगर हो गया तो वो 355.6 केल्विन हो गया। ठीक है, laboratory grade nitric acid contains 68% of the HNO3 by mass and has a specific gravity of 1.504। अब इसके बाद जो लिखा हुआ है इन द गैसियस स्टेट HNO3 exist as a planar molecule, तो ये जो होता है एक planar molecule होता है गैसियस स्टेट में। तो ये गैस स्टेट में क्या हो जाएगा, प्लानर होता है। गैस स्टेट में क्या हो जाता है, प्लानर मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब ये प्लानर मॉलिक्यूल बन गया, इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है यहाँ पे। अब इन एक्वस सोल्यूशन क्या हो जाता है, नाइट्रिक एसिड बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड गिविंग हाइड्रोनियम एंड नाइट्रेट आयन, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है HNO3। सो नाइट्रिक एसिड जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है एक, और एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, वो बाद में देखते हैं हम लोग। सो HNO3 प्लस H2O जो होता है H3O प्लस बनाता है और NO3 माइनस H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाता है, तो इसलिए एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो लिखा हुआ है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अटैक्स मोस्ट मेटल एक्सेप्ट नोबल मेटल्स, तो नोबल मेटल्स को छोड़ के बाकी सारे कुछ को अटैक कर देते हैं। ठीक है, अटैक्स मोस्ट मेटल्स, मोस्ट सारे नहीं, मोस्ट
मोस्ट ऑफ द मेटल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़ के, सो द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड, टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो Cu प्लस 8HNO3 डाइल्यूट होगा तो CuNO3 होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट प्लस इसके साथ 2NO और 4H2O, ठीक है। फिर कॉपर प्लस 4HNO3 कंसंट्रेटेड फॉर्म में देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O, ठीक है। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपर नाइट्रेट ये वाला, जिंक डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के साथ। तो इसके साथ आपको अच्छे से इसको याद रखना, जब आप लोग डाइल्यूट के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तब यहाँ पे क्या बनेगा, NO गैस बनता है, ठीक है। CuNO3 होल ट्वाइस तो बनेगा ही, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, NO गैस बनेगा। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला और ये वाला दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4H2O और Cu प्लस 4HNO3 अगर बनता है तो यहाँ से क्या बनता है, NO2 बनता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जब जिंक होगा तो ये जिंक ZnNO3 होल ट्वाइस और यहाँ पे N2O बनेगा, और ये ZnNO3 होल ट्वाइस और यहाँ पे 2NO3। तो ये हो गया पहले डाइल्यूट और ये हो गया कंसंट्रेटेड, ठीक है। नाउ सम मेटल्स एग्जांपल Cr and aluminium do not dissolve in concentrated nitric acid because of the formation of a passive film of oxide on the surface। तो ये जो होगा सब मेटल जैसे कि CrAl मतलब क्रोमियम एल्यूमिनियम do not dissolve in nitric acid because of the formation of passive film of oxide, ठीक है। So now concentrated nitric acid also oxidizes non metals and their compounds। So concentrated nitric acid जो रहता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है नॉन मेटल्स के साथ and their compounds। So iodine is oxidized to iodic acid, carbon to carbon dioxide and sulfur to H2SO4 and phosphorus to phosphoric acid। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन में। तो ये आपको देखने को मिलेगा, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो I2 प्लस 10HNO3, so यहाँ पे क्या बनेगा 2HiO3 10NO2 और 4H2O। नेक्स्ट वी हैव कार्बन, फिर उसके साथ 4HNO3, सो कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि आयोडिक एसिड बनता है पहली बात तो, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद H2SO4। जब हम लोग S8 सल्फर यूज करते हैं और P4 यूज करते हैं तो H3PO4 बनता है, ठीक है। उसके बाद ब्राउन रिंग टेस्ट, सो द फेमिलियर ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ Fe2+। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। Fe2+ के साथ एबिलिटी टू रिड्यूस नाइट्रेट्स टू नाइट्रिक ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद Fe2+ टू फॉर्म अ ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स। द टेस्ट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय एडिंग ऑफ डाइल्यूट फेरस सल्फेट, सो एडिंग डाइल्यूट फेरस सल्फेट solution to an aqueous solution containing the nitrate ion and then carefully adding concentrated sulfuric acid along the sides of the test tube। so इसको sides में ढालना होता है इस test tube में। so brown ring जो बनता है at the interface between the solution and the sulfuric acid layers indicate the presence of nitrate ion in the solution। so NO3 minus plus 3Fe2 plus 4H plus presence में तो NO बनेगा और इसके साथ 3Fe3 plus बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है। उसके बाद FeH2O होल 6 2 प्लस, NO गैस के प्रेजेंस में क्या बनेगा FeH2O होल 5 NO2 प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, इसमें जो कंपाउंड का नाम दिया है FeH2O होल 5 NO+2, ठीक है। तो ये जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें क्या हो जाता है H2O, ये हो गया ब्राउन रिंग, ठीक है। तो मेजर यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड is in the manufacturing of ammonium nitrate or for fertilizers and other nitrates for use in explosive and pyrotechnics। It is also used for the preparation of nitroglycerine, trinitrotoluene and other organic nitro compounds। Other major uses in the pickling of stainless steel, etching of metals and an oxidizer in rocket fuel, ठीक है। Now phosphorus allotropic forms, so phosphorus is found in many allotropic forms। हम लोग phosphorus को भी देख लेते हैं अभी। so phosphorus जो होता है वो क्या होता है, many allotropic forms में exist करता है। the important ones being white, red and black। so white phosphorus is a translucent white waxy solid। it is poisonous, ठीक है। insoluble in water and but soluble in carbon disulfide, मतलब white phosphorus जो रहता है वो CS2 में soluble होता है, carbon disulfide and glows in dark। तो chemiluminescence property दिखाता है white phosphorus। it dissolves in boiling NaOH solution in an inert atmosphere of pH 3। so this is very important, so let's see this। P4 plus 3 NaOH plus 3 H2O gives pH 3 plus 3 NaH2PO2। so sodium hypophosphite, this is called as sodium hypophosphite। so यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि NaOH boiling NaOH solution में अगर हम लोग इसको डिसॉल्व करते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर में गिविंग pH 3, ठीक है, pH 3 बनाता है यहाँ पे, ठीक है। Now, white phosphorus is less stable and therefore more reactive than other solid phases under normal condition because of angular strain in the P4 molecule where the angles are only 60 degree। So here angles between the P4 molecule is 60 degree only। it readily catches fire in air to give dense white fumes of P4O10। so P4 plus 5O2 gives what, P4O10। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, P4O10 बनता है जो ही dense white fumes होता है। तो it consists of discrete tetrahedral P4 molecule
as shown in the discrete, matlab this is the unit of P4. Okay, this is white phosphorus. Next we have red phosphorus. So red phosphorus is obtained by heating of white phosphorus at 573 Kelvin. Means red phosphorus can be obtained by heating white phosphorus. So if we just heat white phosphorus above 573 or at 573 Kelvin, then we get what? Red phosphorus. Okay? In an inert atmosphere for several days, when red phosphorus is heated under high pressure, a series of black phosphorus is formed. Okay, so red phosphorus possesses iron gray luster. It is odorless, non-poisonous. So before it was white phosphorus was what? It was poisonous. Now it is non-poisonous. Okay, now insoluble in water and as well as in carbon disulfide. Means this is not soluble in carbon disulfide as well. Chemically, red phosphorus is much less reactive than white phosphorus. So red phosphorus is much less reactive than white phosphorus. Okay, so it does also not glow in dark. It also does not glow in dark. Okay, but what are the differences? White phosphorus glows in dark, whereas it does not. White phosphorus is poisonous, whereas it is non-poisonous. Next, it is white phosphorus is soluble in carbon disulfide, but it is insoluble in carbon disulfide. Okay, red phosphorus is much less reactive than white phosphorus. These are the properties. So it is a polymeric consisting of chain of P4 tetrahedral linked together in the manner as shown below. This is a way that P4 molecules are linked together in a monomeric form, in a polymeric form. Okay, next. Black phosphorus. Black phosphorus has two forms, alpha black and beta black phosphorus. Alpha black phosphorus is formed when red phosphorus is heated in a sealed tube at 803 Kelvin. It can be sublimed in air and has opaque monoclinic or rhombohedral crystals. Okay, so it can be sublimed in air. So it have alpha and beta form. So alpha form is formed when red phosphorus is heated in sealed tube at 803 Kelvin. It can be sublimed in air and has opaque monoclinic and rhombohedral crystals. It does not oxidize in air. Beta black phosphorus is prepared by heating white phosphorus at 473 Kelvin under high pressure. It does not burn in air up to 673 Kelvin. So it does not burn up to 673 Kelvin. It's very important.